हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, ये हम क्लास 6 की मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 अभाज्य समय का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसके पार्ट 1 हमने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अभाज्य संख्याएँ तो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज अभाज्य संख्याओं से यहाँ लिखा हुआ है, गुणा और अंशु अपने फार्म में उगने वाली अंजीरों को बांधकर पैक करना चाहते हैं। गुणा प्रत्येक बॉक्स में 12 अंजीर रखना चाहता है और अंशु प्रत्येक बॉक्स में 7 अंजीर रखना चाहता है। ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं? तो देखते हैं। ऐसे विभिन्न तरीके सोचिए और ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्या बोल रहे हैं, गुणा 12 अंजीर आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है। दूसरा, अंशु 7 अंजीरों को आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है। गुणा ने व्यवस्थाओं की एक सूची बनाई है। तो गुणा ने क्या करा, एक लिस्ट बनाई है जिसमें वो आयताकार रूप से इस तरीके से रख सकता है। जैसे प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों और स्तंभों मीन्स कॉलम की संख्या को देखिए, ये 12 से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ तो सिंपली आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ऐसे हो गया। और यहाँ पर इसी को क्या करा, 6 करके लिख दिया, 6 इस साइड और 6 इस साइड। और यहाँ पर क्या करा, 4 की लाइन बना दी, 4 इधर और 4 इधर। आगे उदाहरण के लिए दूसरी व्यवस्था में 12 अंजीरों को 2 स्तंभों में, यहाँ पर जो दिखा रखा है 2 स्तंभों में, जैसे कि हम 2 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अंशु केवल एक व्यवस्था बना सकता है, जो कि एक सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें हम 1 को 7 से गुणा कर सकते हैं, चाहे 7 को 1 से गुणा कर लो, बात बराबर है। गुणा की प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणन कर 12 प्राप्त होता है। अतः पंक्तियों या स्तंभों की संख्या 12 के गुणनखंड है। यह दृष्टिगत होता है कि संख्या 12 को हम 1 से अधिक आयताकार रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट, कि जो संख्या 12 है उसको हम 1 से ज़्यादा तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब 12 के गुणनखंड अधिक होंगे, क्योंकि 12 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। वहीं संख्या 7 केवल एक ही तरह से व्यवस्थित हो सकती है, क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड है, एक 1 और एक 7। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इनको प्राइम नंबर्स या अभाज्य प्राइम्स। कुछ प्रारंभिक अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट ये 2। बाकी ज़्यादातर नंबर आपको ऑड नंबर मिलेंगे, मतलब विषम संख्याएं मिलेंगी, पर ये जो 2 है ये एक सम संख्या है। अब ये 2 एक सम संख्या होते हुए भी प्राइम नंबर क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि 2 के केवल 2 ही विभाज्य हैं, जैसे 1 और 2, ठीक है, और इसके भाज्य नहीं है, इसीलिए ये एकमात्र सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है या फिर अभाज्य संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं होती है। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्या क्या होंगी, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। एक तो वो नंबर खुद और एक मतलब एक तो सबका होगा ही होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणा, जो अब ऐसी भी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणा है, तो वो कहलाती है भाज्य संख्याएं, मतलब कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, अब 4 के अगर मैं भाज्य देखूं तो 1 से हो सकता है, 2 से और 4 से। इसी प्रकार से 6 से देखें तो ये 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और 6 से खुद हो सकता है। तो ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनके भाज्य 1 या 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। आगे देखते हैं, संख्या 1 के विषय में क्या कहेंगे, जिसका केवल एक गुणनखंड है। तो संख्या 1 जिसका केवल एक गुणनखंड है, इसी कारण वे एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, अलग से क्वेश्चन आता है ये। आगे क्या बोल रहे हैं कि 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हम अभाज्य संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखो 21 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 21 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 7 से हो सकता है और अपने आप से खुद से हो सकता है। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। तो हम देखते हैं, एक नंबर हो सकता है आपका 23, क्योंकि 23 किसी और नंबर से नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगला नंबर होगा आपका स्टूडेंट 29,
ये 2 ही नंबर आपको ऐसे मिलेंगे इसमें, क्योंकि जो केवल दो, जिनके केवल 2 ही अभाज्य संख्याएं हों, जिनके केवल 2 ही भाज्य संख्याएं हों। एक बार मैं आपको इसमें पूरा लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं काउंटिंग लिख लेता हूँ पूरी, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9 और 30। अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ ये 21 तो होता ही है, 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 22 11 से हो सकता है, 23 मगर किसी और नंबर से नहीं हो सकता। 24 के भी कई सारे गुणनखंड हैं, 25 के भी हैं, 26 भी 2 से हो सकता है, 13 से भी हो सकता है, 27 भी 3 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, 28 भी 2 से, 7 से, 14 से, मगर 29 का और कोई गुणनखंड नहीं है। तो अगर हम बात करें कि 21 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो केवल 2 हैं, 21 और 29। अब बोल रहे हैं कि 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं, तो इन दोनों अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी सारी जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी होंगी? 8 होंगी। समझ में आया स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। क्या हम 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बना सकते हैं? अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक रोचक तरीका दिया गया है। नीचे दिए गए चरणों का प्रयोग करते हुए देखिए कि क्या परिणाम निकलते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक पूरी काउंटिंग लिखी हुई है और उसमें अभाज्य संख्या लिखी हुई है और भाज्य संख्याएं लिखी हुई है। तो चरण 1 क्या बता रखा है? 1 को काट दीजिए, क्योंकि यह ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य, तो 1 को काट दिया। फिर चरण 2 क्या बता रखा है? 2 पर गोल घेरा बनाइए और 2 के अन्य सभी गुणज, जैसे बाकी सारे जो गुणज है उनको क्या करना है? इसको काट देना है, क्योंकि अगर वो 1 पहले ही हो चुका है, मतलब 2 के जितने भी गुणज होंगे वो सारे 2 से विभाजित हो सकते हैं, मतलब वो भाज्य संख्या नहीं होंगे, क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा गुणनफल हो सकते हैं, इसलिए हमें उनको क्या कर देना? काट देना। जैसे 4 6 8 10 12 14 16 18, इन सबको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। ऐसी हम 3 पर आते हैं। आप देखेंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3, अगली जो बिना कटी संख्या 3 है, पर गोल घेरा बना दीजिए और फिर हमें यही करना है, 3 के भी जितने मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे, उन सबको क्या करना है? काट देना है। जैसे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 15, 18, 21, इन सबको भी काट देंगे, क्योंकि फिर बाद में वो संख्या उनका 3 से तो विभाजित होएगी ही, इसलिए हमने उसको क्या करा? काट दिया। अब चरण चौथा क्या बोल रहा है? अगली बिना कटी संख्या 5 है, 5 पर घेरा बनाइए, इसको छोड़कर 5 के अन्य सभी जितने गुणज है हमें क्या कर देना है? उसको काट देना है। तो ऐसे ही करके हमने 5 के भी काट दिए, जैसे 10 15 20 25 30 सबको काट देने। चरण 5 क्या कह रहे हैं? इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक उपरोक्त सूची की सभी संख्याओं पर या तो घेरा ना लग जाए या उन्हें काट ना दिया जाए। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? घेरा लगी हुई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जिन संख्याओं को सर्कल बना रखा है यहाँ पर, वो सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य। 1 के अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यह विधि इराटोस्थेनीज की छलनी, मतलब सीव ऑफ इराटोस्थेनीज कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस विधि को 100 से बड़ी संख्याओं के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इराटोस्थेनीज जो है वो 2200 वर्ष पूर्व एक ग्रीक गणितज्ञ थे, मतलब मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करने की यह विधि विकसित की थी। तो जो अभी हमने ट्रिक पढ़ा है, ये इराटोस्थेनीज द्वारा बताई गई एक विधि थी। यहाँ पर 2 बच्चे आपस में बात करें, क्या बोल रहे हैं? यह निश्चित थी कोई जादू नहीं है, इसके करने के पीछे जरूर कोई कारण है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। गुणा और अंशु आश्चर्यचकित हैं कि इस सरल विधि द्वारा अभाज्य संख्या ज्ञात की जा सकती है। सोचिए कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। दिए गए चरणों को पुनः पढ़िए और देखिए कि प्रत्येक चरण के पश्चात क्या क्या होता है। तो यहाँ पर एक फिगर इट आउट दे रखा है, आइए पता लगाएं। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, हम देखते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया स्टूडेंट कि 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि एक अभाज्य संख्या है। इसके सिवा कोई भी ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो सम संख्या हो और वह अभाज्य हो। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा। 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए,
दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है? न्यूनतम और अधिकतम अंतर क्या है? इसके लिए हम वापस एक बार इस टेबल पे आते हैं जरा। अगर हम यहाँ देखें दो क्रमागत, जैसे ये दो क्रमागत नंबर आ गए, इनकी न्यूनतम दूरी क्या है? एक भी नहीं है, 0 है ना, क्योंकि जस्ट एक दो के बाद 3 आ गया। और अगर हम सबसे अधिक अंतर देखने की बात करें तो जैसे मैं यहाँ 89 और 97 के बीच में अंतर देखें तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 है। क्या और भी ऐसी कोई नंबर है जिसमें 7 का अंतर होगा? तो शायद एक आध हो भी सकता है, मगर ये मेन ऐसा नंबर आपको मिल गया जिसमें अधिकतर जो अंतर मिल रहा है 7 का मिल रहा है, और न्यूनतम अंतर जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 0 का मिलेगा। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि न्यूनतम जो अंतर है वो 0 का है और अधिकतम जो है वो 7 का है। अगला, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थी? किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पे दी गई सारणी में कितने अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले हम बोल रहे हैं कि एक पंक्ति में क्या समान संख्या मात्रा में अभाज्य संख्याएं हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग मिलेंगी, किसी में 3 किसी में 4। जैसे हम एक बार इसको वापस देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे इस पहली में देखें तो 1 2 3 4 है, दूसरी में कितना है? 1 2 3 4 है, मगर तीसरी में केवल 2 हैं। इसी तरीके से चौथी में भी केवल कितने? 2 हैं। पांचवी में 1 2 3 है, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3 है, फिर 2 हैं, फिर 1 है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बता रखा है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? अगला इसी का ही पार्ट था कि किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? किस दहाई में सबसे न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसको देखते हैं पहले। यहाँ पर आपको एकमात्र ऐसा मिलेगा, ये जो लास्ट वाली दहाई है इसमें केवल एक न्यूनतम संख्या है। तो जो 90 वाली दहाई मिलेगी आपको उसमें केवल एक अभाज्य संख्या है, केवल एक अभाज्य संख्या है। फिर क्या बोल रहे हैं? यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में कितने अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं? सबसे अधिकतम अभाज्य संख्याएं किस दहाई में मिलेगी उसको भी हम देखते हैं स्टूडेंट। तो सबसे अधिक जो मिली थी वो 4 मिली थी हमें, जो कि आपको पहले और दूसरे में देखने को मिली थी, ये दूसरे में देखने को मिली थी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वाला प्रश्न भी हो गया। आगे आते हैं। यहाँ क्या बता रखा? युगों युगों से अभाज्य संख्याएं। अब बहुत समय पहले से जो अभाज्य संख्याएं चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं सभी पूर्ण संख्याओं के निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ग्रीक सभ्यता जो कि 2000 वर्ष से भी पहले से शुरू करते हुए आज तक गणितज्ञ उनके रहस्य को सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचने के लिए खुराक। तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब प्रश्न 4 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? 21 51 37 या 26? तो देखो, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 23 तो एक अभाज्य संख्या है, 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये किसके टेबल में आती है? ये 17 के टेबल में आती है। 17 से ये डिवाइड हो सकती है, 17 में आती है, और साथ ही ये 3 से भी विभाजित हो सकती है, तो ये तो नहीं हो सकती। 37 एक अभाज्य संख्या है। तो ये दो संख्या आपको मिल गई, 23 और 37, ये दो अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न 5 क्या है? अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और उनका योग 5 का गुणज हो। उनका योग 5 का गुणज हो और 20 से कम हो। फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है आपका? एक तो हो सकता है 2 और 3 प्लस में 5 हो सकता है। तो 2 3 और 5 अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, जो कि 20 से कम है और कितना है? 5 का गुणज है। 20 से कम है और 5 का गुणज है। दूसरा अगर हम देखें तो आपका हो सकता है 3 प्लस में 7, जो कि 20 से कम है और 5 का गुणज है। अगला हो सकता है आपका 2 प्लस में 13, जो कि 15 आने वाला है, और ये भी 20 से कम है और 5 का गुणज है। तो इसका आसानी से आपका आंसर सॉल्व हो गया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्या। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान है। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं की युग्म ज्ञात कीजिए। तो हमें और भी ऐसे युग्म संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ स्टूडेंट, इधर आप देख सकते हो। जैसे 17 क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है, और इसका उल्टा अगर मैं कर दूँ 71, तो 71 जो होगा एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। इसी तरीके से 37
37 एक अभाज्य संख्या है, उसका उल्टा कर दूंगा 73, तो 73 भी एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से 79 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, और अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा 97, तो ये भी एक अभाज्य संख्या। तो ऐसे हमने 3 जोड़े बना लिए, जिनको अगर हम आगे पीछे कर दें तो अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। सात पढ़ते स्टूडेंट, इसमें बोल रहा है 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। यहां पर बोल रहा है भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, जो कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक लाइन में आए, क्रमागत का मतलब जो लगातार आने वाला। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 90 से काउंटिंग करें, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे क्रमागत नंबर हैं जो कि भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये आंसर मिल गया स्टूडेंट। अगला 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य युग्म मतलब ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ऐसी संख्या जिनका जो अंतर है वो 2 का हो, प्राइम नंबर ऐसे जिनका अंतर केवल 2 का हो, वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम। इसको भी ध्यान रखना स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम के साथ में ट्विन प्राइम भी पूछ लिया जाता है, अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ बोले उदाहरण के लिए 3 और 5 एक जुड़वा अभाज्य युग्म है, मतलब प्राइम नंबर है। इसी प्रकार 17 और 19 भी एक जुड़वा प्राइम नंबर है, मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या है, अभाज्य युग्म है। तो हमें ऐसे ही 1 से 100 के बीच अन्य जुड़वा अभाज्य युग्म जो है उसको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। 1 से 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य युग्म ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर स्टूडेंट इसको लिख देता हूँ। पहला आपका जो होगा वो 5 और 7 हो जाएगा, जिसमें 2 का गैप है। अगला जो होगा वो 11 और 13 हो जाएगा, इसमें भी 2 का गैप है। फिर आपका स्टूडेंट 29 और 31 हो जाएगा। देखते जाना आप, इसमें केवल और केवल आपको 2 का ही गैप मिलेगा। इसी प्रकार से 59, 61 और 71 एंड 73। तो ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनके बीच का जो गैप है केवल 2 का है, इसीलिए हम इनको ट्विन प्राइम या अभाज्य युग्म कह सकते हैं। आगे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए एवं स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानना और स्पष्ट करना है, जिसमें ए क्या बोल रहा है, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 हो। ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 हो, तो एकदम सही है, क्योंकि अगर उसका इकाई अंक 4 होगा तो वो 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, तो वह अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकता। अगला बी पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है। ये गलत है। जब भी आप किसी भी नंबर का अभाज्य संख्या को आप गुणनफल करोगे तो वो अभाज्य संख्या नहीं आएगा, वो कंपोजिट नंबर आएगा। सी पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला डी की अगर हम बात करें, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी गलत है। केवल एक सम संख्या जो कि 2 है, केवल वो क्योंकि वो जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, वो अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। और ई पढ़ते हैं, संख्या 2 तथा 3 अभाज्य हैं, अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य होगी। ये तो सही है, ये वाला सही है स्टूडेंट। अगला पढ़ते हैं, 10वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनको हम 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो एक संख्या जो आपको इसमें मिलेगी वो केवल मिलेगी आपको 105, क्योंकि देखो 105 जो है ये किसका गुणनफल है, किसका गुणनफल है। तो अगर मैं 3, 5 और 7 को करूँ तो 3 5 जा 15 और 15 को 5 से करूँ और 15 को 7 से करूँ तो 105 आएगा। तो यही केवल ऐसा नंबर है जो 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, अंक 2, 4, 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं। कितनी अभाज्य संख्या बना सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें एक नंबर आ रहा है 4।
4 अगर आपको यहाँ नंबर बीच में मिल रहा है तो वो 4 नंबर तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो जब 4 नंबर प्राइम नंबर है ही नहीं तो आप कैसे ऐसी संख्या बना सकते हैं जो अभाज्य संख्या हो? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, आगे अपना प्रश्न नंबर 12 जो कि फिगर इट आउट का इसका लास्ट है, देखते हैं। ध्यान दीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है और 2 गुणा 3 प्लस 1 को अगर हम जोड़ दें तो कितना बनता है? 7, जो कि एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं? ऐसे कम से कम हमें 5 उदाहरण ज्ञात करने हैं। कितने? 5। तो मैं पांचों को यहाँ पर एक एक करके लिख दे रहा हूँ। पहला जो होगा वो तो ये हो जाएगा, 2 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 2 पंजे 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11। तो 11 ही क्या है? प्राइम नंबर है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा दे रखा है, अगर हम क्या करें 2 को 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 प्लस में 1 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 5। 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में हम क्या करेंगे, अगर अब 2 को 23 से गुणा कर दें और प्लस में 1 जोड़ दें तो कितना आएगा? 47, जो कि एक प्राइम नंबर है। चौथा अगर मैं करूँ 2 को 29 से गुणा कर दूं और उसमें 1 जोड़ दूं तो आपका जो आंसर आएगा वो 59 आएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। और पांचवा जो उदाहरण है वो है, अगर 2 को हम 41 से गुणा करके 1 जोड़ दें तो आपका जो आंसर आएगा वो 83 आएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो इसको आप स्टूडेंट अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। अगला जो टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट वो है 5.3, खजानों को सुरक्षित रखने के लिए सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। अभी हमें क्या पढ़ना है? को प्राइम नंबर। इसको भी पढ़ ही लेते हैं। कौन से जोड़े सुरक्षित हैं देखते हैं। खजाना ढूंढने वाले खेल को पुनः देखते हैं। इस बार खजाने 2 संख्याओं पर रखते हैं। जंपी को खजाना केवल तभी मिलेगा जब वह दोनों संख्याओं पर समान छलांग आकार के द्वारा पहुंचेगा। यहाँ एक नया नियम भी है, एक को छलांग आकार लेने की अनुमति नहीं है, आप एक को नहीं काउंट कर सकते। देखते हैं, ग्रम्पी खजाने को कहाँ रखे कि जंपी दोनों संख्या तक ना पहुंच सके? क्या खजाने को 12 और 26 पे रखने से काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि छलांग का आकार 2 लेने पर जंपी 12 और 26 तक आसानी से पहुंच सकता है। अगर हम 4 और 9 को लिखें तो एक छलांग आकार का प्रयोग किए बिना जंपी दोनों युग्मों तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः ग्रम्पी अपना युग्म 4 और 9 को सुरक्षित रख सकता है। तो जांचिए क्या यह युग्म सुरक्षित होगा? तो देखते हैं, हमें ऐसा नंबर देखना है जिससे किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं पहुंचा जा सकता, किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे कि ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 और क्या है 39 है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इस नंबर को नहीं चुन सकते। क्या हम बी को चुन सकते हैं? हाँ हम चुन सकते हैं, क्योंकि 4 और 15 का कोई भी समान गुणनफल नहीं है। 4 और 15 का कोई भी समान गुणनफल नहीं है, तो हम इसको चुन सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम सी देखें तो हम सी को भी चुन सकते हैं, क्योंकि 18 और 29 का भी कोई सामान्य गुणनफल नहीं है। पर हम डी को नहीं चुन सकते क्योंकि 20 और 55 ये दोनों ही संख्या 5 से गुणनफल हो सकती है। ओके स्टूडेंट, आगे आते हैं। सुरक्षित युग्मों के विषय में क्या विशेषता है? उनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में समान रूप से आ रहा हो, एक ऐसी संख्या जो दोनों का समान रूप से गुणनखंड हो। तो ऐसा नहीं है। दोनों 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं होता सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, मतलब को प्राइम नंबर कहलाती है। मतलब 2 ऐसी संख्याएं जिसमें एक को छोड़कर कोई और समान गुणनखंड नहीं है, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, अभी हमने ऊपर पढ़ा 15 और जो 39 है इसका 3 एक सार्वगुणनखंड है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 9 एक सहअभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य है तो यहाँ 15 और 35 दे रखा है। 15 और 35 एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि
इसका कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। दूसरा बोल रहा है 15 और 37, यह भी एक सह अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका भी कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। मगर अगर हम सी देखें, सी जो है ये एक सार्वगुणनखंड नहीं है क्योंकि ये दोनों 5 से कट सकता है, क्योंकि इसके एंड में 0 आ रहा है और यहाँ 5, मतलब जिस भी संख्या के अंत में 0 और 5 आए अर्थात वो संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। अगला हम अगर डी देखें तो डी जो है, डी भी एक सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसका कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। और अगर हम लास्ट देखें ई, तो ई जो है एक सार्वगुणनखंड नहीं है क्योंकि ये दोनों ही आपका 3 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, 3, 9 और भी संख्या से विभाजित हो सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भिन्न संख्या युग्म लेकर इडली वड़ा खेलते हुए अंशु ने एक रोचक बात देखी। क्या? कभी कभी प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान था। दूसरा, अन्य स्थितियों में प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल से छोटा था। उपरोक्त प्रत्येक कथन के लिए उदाहरण खोजिए। यह संख्या युग्म के सहभाज्य होने से किस प्रकार संबंधित है? यह संख्या किस प्रकार से संबंधित है संख्याओं के सहभाज्य होने से? तो देखें, अगर हम पहले की बात करें, जो पहला इसमें बोल रहा है कि कभी कभी प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है, तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि 2 और 5, इसी तरीके से 3 और 7 और 3 और 7 और 5 और 9। तो ये हम यहाँ पर पहले में आंसर लिख सकते हैं। पहले का उदाहरण तो ये हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखा जाए तो यहाँ बता रखा है कि प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्या के गुणनफल से कम होगा। प्रथम सार्वगुणज जो है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल से कम होगा। ये दोनों संख्या सहभाज्य नहीं है, और दोनों संख्या सहभाज्य नहीं होगी। उदाहरण के लिए आप देखें 4 और 6, ठीक है, और 4 और 6 के बाद अब 10 और 15 देख सकते हैं, एंड फिर 7 और 14 देख सकते हैं। ये है तो दो के भाजित में आ रहे हैं, मगर ये नहीं हो सकते। अगला बोल रहा है सह अभाज्य कला। सह अभाज्य कला देखते हैं जरा स्टूडेंट इसको भी। नीचे दर्शाई गई धागे की कला को देखिए। पहली आकृति में 12 खूंटियां हैं। कितनी हैं? यहाँ से 12 हैं टोटल, ठीक है। धागा हर चौथी खूंटी से बंधा है, तो पहली के बाद 1 2 3 4, फिर इसके बाद 4 यहाँ, फिर यहाँ पर बंधा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि धागे का अंतर कितना है? 4 है। दूसरी आकृति में 13 खूंटियां हैं। कितनी खूंटियां हैं? 13 खूंटियां हैं। और धागे का अंतर कितना है? 3 है। 1 2 3, इस 3 पे बनाए, फिर कहाँ पर बनेगा? ये, फिर इधर बनेगा, और इसके साथ फिर यहाँ बनेगा। अगला फिर 3 पर बनेगा तो कहाँ बनेगा? इधर। फिर 3 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर 3 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, और इस तरीके से ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। अन्य आकृतियों के विषय में आप क्या सोचते हैं? इन आकृतियों को देखिए, अपनी जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितनी संख्या दे रखी है? 16 दे रखी है, और पहला जो अंतर दे रखा है वो 6 का दे रखा है। तो 6 के अंतर को हम आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5 6, अगला कहाँ पर सुई का धागा बनेगा? यहाँ पर। इसी प्रकार से जो अगला धागा बनेगा वो 2 पर बनेगा, फिर 2 के बाद 8 पे बनेगा, 8 के बाद 14 पे बनेगा, 14 के बाद 4 पर, 4 के बाद 10 पर, 10 के बाद फिर से अपना 16 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये संख्या जो है ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। और आपकी संख्या 1 और 11 जो है ये संख्या छूट जाएंगी। इसी प्रकार से 5 7 13 और 15 पर कोई भी धागा नहीं बंधेगा, ठीक है स्टूडेंट। चौथा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 24 तक काउंटिंग दे रखी है, 24 तक काउंटिंग दे रखी है, और 24 से पहला जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? 6 पर बन रहा है। तो हम 6 का यहाँ पर लेते हैं, और इसके बाद 18 पर जाएगा, फिर 6 पर जाएगा। तो इसमें केवल एक ही लाइन ऐसी चलेगी, और इसके बीच में, क्योंकि ये सारी संख्या आपस में बराबर विभाजित हो रही है, तो इसके सिवा बीच में कोई और संख्या जा ही नहीं सकती। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। कुछ आकृतियों में धागा प्रत्येक खूंटी से बंधा है एवं कुछ में नहीं। जैसे कि अगर हम इस दूसरी वाली आकृति में देखें तो सारी खूंटियों से बना है, पर तीसरी में नहीं बंधा और चौथी में नहीं बंधा। क्या यह दो संख्याएं खूंटियों की संख्या और धागे में अंतर है?
यह सहअभाज्य संख्या होने से संबंधित है? क्या हम बता सकते हैं कि संख्या सहअभाजित हैं कि नहीं है? तो देखो, निम्नलिखित के लिए ऐसी आकृतियां बनाइए। तो आपको क्या करना है, ऐसी आकृतियां बनानी है जिसमें 15 खूंटी हो और धागे का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये हमने एक आकृति बना ली है स्टूडेंट्स। इसमें हम पहले 15 खूंटियों को लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 15 रखता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कर लेते हैं। अगर और यहाँ पर अंतर कितने का बता रहा है स्टूडेंट, 10 का। तो मतलब पहले से मुझे, मतलब अगर मैं 15 से स्टार्ट करूँ तो 15 से मेरे को कहाँ जाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पर आना होगा, यहाँ पर। अब 10 से मेरे को जाना होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा स्टूडेंट, इस 5 पे आऊँगा। और इस 5 से मुझे 10 पे जाना होगा तो स्टूडेंट मैं कहाँ जाऊँगा, इधर जाऊँगा। ठीक है, ऐसे करके ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। फिर मुझे क्योंकि 15 से चलना होगा तो यहाँ पर केवल कितनी खूंटियाँ बनी, कितनी खूंटियों पर धागा लगेगा, केवल 3 खूंटियों पर ही धागा लग पाएगा, बाकियों पे नहीं लग पाएगा। ऐसे ही करके स्टूडेंट आप बाकियों को भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को देख लेता हूँ एक बारी। ऐसे ही आप एक और सर्कल बनाकर आप 10 का भी कर सकते हैं स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 7 से अंतर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आया, 10 से हमें कितने पर आना होगा, 7 पे। अब 7 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर हम आए, 7 पर आ गए, 4 पर आ गए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर आ रहे हैं, किधर जाएंगे हम, 1 पर। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कहाँ पर आए, 8 पर आए। और 8 से 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर आएंगे हम, 5 पर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 5 से कितने पर गए, 2 पर गए। और फिर 1 2 3 4 5 6 7, 2 से कहाँ पर जाएंगे हम, 9 पर। 9 से 1 2 3 4 5 6 7, कितने पर आएंगे हम, 6 पर। और 6 से फिर हम कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पर हम आ गए, 3 पर। एंड 3 से 1 2 3 4 5 6 7, हम किसने पे जाएंगे, 10 पर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा शेप बनेगा, इसका एकदम परफेक्ट हमने बना दिया है। और इस वाले फिगर में लगभग सारी खूंटियां धागा जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाकी के जो 2 हैं ये आप अपना करके देखना, खुद से आसानी से हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है अपना अभाज्य गुणनखंड, इसको हम स्टूडेंट इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देने की। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए RM ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग।